अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने थिन लेंथ फार्मूला और मैग्नीफिकेशन को कवर किया था, जिसके साथ साथ हमारे पास जो इस चैप्टर का पहला पार्ट था जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये ख़त्म हो गया था। और आज इस वीडियो से हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास कैमरा और ह्यूमन आई है। कैमरे को ह्यूमन आई से पहले स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैमरा बिल्कुल सेम एज इट इज़ वर्क करता है जैसे हमारे पास ह्यूमन आई वर्क करती है। तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास पहले ही क्लियर हो जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जब हम ह्यूमन आई को जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो ये दो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें से जो ह्यूमन आई है वो आपके पास नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये किस किस्म का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैसे हो रही हैं। और आखिरकार आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस तरह के नायाब किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाना सिवाय अल्लाह के, सिवाय क्रिएटर के, सिवाय खालिक के किसी इंसान के बस की बात नहीं। और फिर इसी ह्यूमन आई की वर्किंग को देखते हुए ये कैमरास जो है वो डेवलप किए गए हैं जिनकी वर्किंग तकरीबन सेम होती है जैसे हमारे पास ह्यूमन आई की वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैमरा की वर्किंग, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ह्यूमन आई किस तरह से वर्क कर रही होती है। जी, तो ये हमारे पास कैमरा है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और ये इसकी वर्किंग है। डेफिनेशन सबको पता होगी कि हमारे पास कैमरा एक ऑप्टिकल डिवाइस है या फिर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर ऑब्टेनिंग स्टिल फोटोग्राफ्स, तस्वीरें लेने के लिए जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स। ये सबसे पहले तो एक लाइट प्रूफ बॉक्स से मिलकर बना होता है। लाइट प्रूफ बॉक्स का मतलब कि जिसके अंदर लाइट जो है वो कहीं से इंटर ना हो सके, लाइट कहीं और से इंटर ना हो सके। कंटेनिंग लेंस एट दी वन एंड, सिर्फ एक पार्ट से जो है वो लाइट इंटर होगी। और अक्सर ये वाला पार्ट भी जो होता है इसके आगे ढक्कन लगा होता है, इसे भी हमने जो है वो कवर किया होता है ताकि लाइट जो है वो इसके अंदर इंटर ना हो। जब हमने तस्वीर लेनी होती है तभी हम इस ढक्कन को हटाते हैं और लाइट जो है इसके अंदर से इंटर हो रही होती है। तो इसके एक एंड के ऊपर हमारे पास लेंस लगा हुआ होता है एंड अ प्लेट और फिल्म एट द अदर एंड, और दूसरे एंड के ऊपर आप फिल्म बोलो या फिर फोटोग्राफिक प्लेट बोलो या फिर स्क्रीन बोलो, वो लगी हुई होती है जिसके ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही होती है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। और कुछ और मज़ीद भी इसके अंदर पार्ट्स हैं जो हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास लेंस है, यहाँ पे ये वाला लेंस है, और इसके बाद डायरेक्ट हमारे पास जो है वो डायफ्राम आता है जो कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। किस तरह से कि ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बेसिकली। अगर इसको दोबारा से यहाँ पे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ये रेज़ वगैरह गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर घिचमिच हो गई है, तो अगर इसको यहाँ पे दोबारा से बनाएं तो ये हमारे पास जो है वो लेंस है, और इसके बाद डायरेक्ट हमारे पास ये डायफ्राम होता है। ये वाली चीज़, ये वाली भी और ये वाली भी ऊपर भी, ये हमारे पास डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो कि क्या करता है कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। किस तरह से कि इसके अंदर ये ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। इस ओपनिंग को हम लोग अपर्चर बोलते हैं कि जो लाइट रेस को अलाउ करता है अंदर। अब लाइट रे कितनी अंदर जानी है ये डायफ्राम डिसाइड करेगा, यानी कि इसके ज़रिए से जो है वो डिसाइड होता है या फिर कंट्रोल होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास अंदर जानी है या फिर अंदर आपने जो भेजनी है। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर चली जाती है तो हमारे पास जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, और अगर काफ़ी ज़्यादा कम लाइट अंदर जा रही है कैमरा की तो जो इमेज फॉर्म होगी वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो डार्क होगी, यानी कि काली काली होगी। तो एक डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए होती है हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी की, जो कि किससे कंट्रोल कर रहे होते हैं हम लोग, इस डायफ्राम से। और आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये किस तरह से जो है वो कंट्रोल करता है इसको। तो ये स्मॉल ओपनिंग जो है ये हमारे पास अपर्चर है, ये आपके पास डायफ्राम है जो हमारे पास ये भी लगा हुआ और ये भी लगा हुआ है यहाँ पे दोनों चीज़ें, और ये आपके पास लेंस है, ये आपके पास लेंस है। ज़्यादातर हमारे पास कैमरास के अंदर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है,
और कुछ महंगे वाले जो कैमरे होते हैं उनके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी कैमराज होते हैं, जो आम कैमराज होते हैं, उसके अंदर कॉन्वेक्स वाला लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स वाला। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे लगी हुई, जिसे हम लोग शटर बोलते हैं। और इस शटर का क्या क्या काम होता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो कवर करके रखता है, फोटोग्राफिक प्लेट को कवर करके रखता है। इसके ऊपर जो आपके पास लाइट रेज है वो डायरेक्ट जाके नहीं पड़ने देता। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये फोटोग्राफिक प्लेट या फिर फिल्म या फिर स्क्रीन होती है, ये सेंसिटिव होती है। लाइट जैसे इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो शटर को हम लोग क्लोज़ रखते हैं, या फिर ये शटर जो है वो क्लोज़ होता है। और अब इसकी वर्किंग, बस ये हमारे पास जो शटर है। अब अगर इसकी वर्किंग के ऊपर आएँ तो वर्किंग हमारे पास कैसे है इसकी। सबसे पहले तो द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इज़ कंट्रोल बाय डायफ्राम। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि जो लाइट इंटर हो रही है, सबसे पहले तो हमारे पास ढक्कन लगा हुआ होता है लेंस के आगे, और जैसे ही आप वो हटाओगे तो लाइट जो है वो लेंस के ज़रिए से अंदर दाखिल होगी, यहाँ से यूँ अंदर दाखिल होगी। आगे जिस चीज़ को वो फेस करेगी वो आपके पास डायफ्राम होगा। और डायफ्राम क्या करता है कि ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। कैसे? कि ये जो अपर्चर है इसको कम या ज़्यादा, और इसके भी जो हमारे पास कुछ एडजस्टिंग आपके पास चीज़ें होती हैं, बटन वगैरह होते हैं, या फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे अपर्चर जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा होता है। बेसिकली कुछ कैमरास के अंदर बटन के ज़रिए से होता है, आप दबाते हो तो इसका जो साइज़ है वो कम और ज़्यादा हो रहा होता है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, चीज़ जो आपके पास इमेज है वो ब्राइट हो जाएगी, और अगर कम होगा तो हमारे पास जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी। तो ये इस तरह से कंट्रोल करता है इसके अपर्चर के साइज़ को बड़ा करके और छोटा करके। एंड अ शटर, और हमारे पास जो है वो शटर भी यहाँ पे लगा हुआ होता है, और शटर भी बेसिकली क्या करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर नहीं पड़ने देता डायरेक्ट। तो इन दोनों का काम, जो हमारे पास डायफ्राम है और शटर है, इन दोनों का काम क्या है कि ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। ये वाला जो है ये हमारे पास अपर्चर को कम या ज़्यादा करके, इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करके जो है वो हमारे पास कंट्रोल करता है लाइट की इस लाइट की अमाउंट को। और शटर तो ज़्यादातर जो है वो बंद ही रहता है, सिर्फ तब खुलता है कि जब हम लोग बटन दबाते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये दोनों का काम क्या होता है कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करना। फिर शटर ऑफ वेरिएबल स्पीड एंड डायफ्राम ऑफ वेरिएबल अपर्चर कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ टाइम एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। जो हमारे पास शटर होता है, इनकी वेरिएबल स्पीड्स होती हैं। शटर बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही बटन प्रेस होता है कैमरा का, तो ये शटर यहाँ से हट जाता है। शटर जैसे ही हटता है, जो लाइट है सीधा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर चली जाती है, और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है, क्योंकि फिल्म जो है वो आपके पास सेंसिटिव होती है, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है इमेज फॉर्म हो जाती है इसके ऊपर। तो शटर की मखसूस स्पीड होती है, कुछ देर के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जो है ये हटता है, लाइट रे पड़ती है हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, और ये दोबारा से जो है वो ब्लॉक कर देता है सारी की सारी लाइट को। तो इसकी वेरिएबल स्पीड होती है। और हमारे पास जो डायफ्राम होता है, इसकी वेरिएबल अपर्चर के साइज़ होते हैं, कुछ का कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है कि कैमरे की सेटिंग कैसी हुई हुई है। तो ये क्या करता है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइट को जो है वो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट या फिर कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो अंदर जा रही है। तो इन दोनों का काम ये। शटर ओनली ओपन्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। शटर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जो है वो ओपन होता है, और जैसे ही ओपन होता है लाइट रे सीधा जाती है फिल्म के ऊपर, और फिल्म के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म आ जाती है इस ऑब्जेक्ट की। अच्छा, इसके बाद व्हेन बटन इज़ प्रेस्ड, जब बटन प्रेस किया जाता है तो तभी शटर जो है वो हमारे पास हटता है, और लाइट रेज जाके फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ती है और इमेज फॉर्म होती है। टू गेट क्लियर इमेज, लेंस इज मूव्ड इन एंड आउट विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल माउंट कैरिंग द लेंस। आपने देखा होगा कि क्लियर इमेज लेने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे मैकेनिकल माउंट लगे हुए होते हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ता है। लेंस को बेसिकली एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम इन्हें घुमा रहे होते हैं तो लेंस अंदर और बाहर, इन एंड आउट जो मूव कर रहा होता है, और जैसे जैसे ये मूव कर रहा होता है, जो हमारे पास क्वालिटी है इमेज की, यानी कि पहले ब्लर होती है, और आहिस्ता 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 जैसे आप अंदर या बाहर कर रहे हो, डिपेंड करता है कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कितना दूर है, कितना करीब है। तो जैसे जैसे आप एडजस्ट करते हो उसको, आपके पास जो इमेज है वो क्लियर होती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो है वो फोकस, जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो कैसे जो हमारे पास इमेज है वो क्लियर नज़र आ रही होती है अभी थोड़ी देर बाद।
तो बस ये कुछ इसकी वर्किंग है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अब होता क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा होता है। फर्ज करो कि लेंस से जो है वो इतना दूर है और हमने इमेज फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की थी। तो फर्ज करो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्वेक्स लेंस से इतने दूर जो है वो पड़ा हुआ है। तो अब इसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, ये बेसिकली जो है वो हमने पहले ही बना लिया है। इसको मिटा के दोबारा से जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह से हो रहा है। तो ये आपके पास यही वाला लेंस है, ये आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पे जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब यही वाली डायग्राम दोबारा से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइट रेज किस तरह से जा रही है और इनकी जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म हो रही है इसके ऊपर। तो ये आपके पास F है, ये 2F होता है, यहाँ पे भी F है और यहाँ पे जो आपके पास 2F है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हम लोग इसका ढकना हटाएंगे इसके लेंस से, लाइट रेज अंदर जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारी लाइट रेज जो है वो इसके अंदर से निकल रही होंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से काफ़ी सारी लाइट रेज हर डायरेक्शन के अंदर, ये ऑब्जेक्ट है तो हर डायरेक्शन के अंदर जो लाइट रे निकल रही है। लेकिन अगर सारी बनाए तो समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 लाइट रेज को जो है वो लेते हैं और इमेज कहाँ पे बन रही है उसको देखते हैं, जैसे कि पिछले एक केसेस के अंदर हम लोग करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही रेज को हम लोग लेंगे, जो कि एक रे फर्ज करो कि ये रही। अच्छा, इसकी जो अमाउंट है वो फिर यहाँ से जो इसका अपर्चर का साइज़ है वो जो है वो डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट रे जो है वो इंटर करवानी है आगे। और फिर इसके बाद जो शटर है हमारे पास, पहले तो ये ब्लॉक करके रखिएगा। अभी यहाँ पे जो है लाइट रेज ब्लॉक हुई हुई है। फर्ज करो कि यहाँ पे हमारे पास शटर भी लगा हुआ है, ये हमारे पास प्लेट है पीछे वाली और ये शटर है, ये फिल्म है और ये आपके पास शटर है। और अपर्चर और डायफ्राम को अभी जो है वो फ़िलहाल भूल जाओ। इसका काम सिर्फ इतना सा था कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को या फिर कितनी लाइट अमाउंट जा रही है लाइट की उसको कंट्रोल करता है। अब हम सिर्फ चूँकि 2 रेस को देख रहे हैं, एक पॉइंट की इमेज बताने के लिए कि वो कहाँ पे बनेगी, और एक नीचे से भी ले लेंगे कि यहाँ से ये वाला जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि आधा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और आधा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो एक पॉइंट ये वाला ले लेंगे और एक पॉइंट ये वाला ले लेंगे। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से पैरेलल रे गई, इस लेंस को टकराया, इसने हिट किया, स्ट्राइक किया, तो क्या होगा इसके साथ कि ये फोकस से पास हो जाएगी और जाके जो है वो यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक हो जाएगी, इस शटर से जो ब्लॉक हो जाएगी। शटर इसको आगे नहीं जाने देगा। फिर हमारे पास एक और लाइट रे हमें चाहिए होती है, क्योंकि रूल्स के अंदर हमने पढ़ा इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। 2 रेज चाहिए होती हैं, 2 रूल जो हमें अप्लाई करने होते हैं। तो एक रूल जो है वो ये वाला देख लो कि ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो आपके पास लाइट रे गुजरेगी और कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास जाके ये भी ब्लॉक हो जाएगी इस शटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये भी ब्लॉक हो जाएगी शटर से। इसके बाद अगर इस पॉइंट को भी देखें, क्योंकि हम कंप्लीट देख रहे हैं कि इमेज किस तरह से बनेगी, तो एक ऊपर वाला पॉइंट देख लो, एक नीचे वाला पॉइंट देख लो, बाकी जो इमेज है वो फिर उसी तरह की हो जाएगी। तो ये वाली रे गई, इसने जो है वो हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक किया। इसके साथ क्या होगा कि ये भी आपके पास फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास करवाना था, ये आपके पास फोकस है और ये फोकस से पास हो जाएगी और ये भी ब्लॉक हो जाएगी इस शटर से। मतलब शटर अभी तक हमने जो है वो खोला नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ढक्कन हटाया तो ये रेज अंदर जा रही है। फिर हमारे पास एक और रे चाहिए होगी इस वाले पॉइंट की इमेज को फॉर्म करवाने के लिए, और वो हम लोग रूल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो यहाँ पे जाके जो है वो हिट करेगी और ये भी ब्लॉक हो जाएगी हमारे पास इस शटर से, और फिल्म थोड़ी सी और जो है आप ऊपर बढ़ा दो। अच्छा, अब क्या होगा कि शटर ने इनको ब्लॉक किया हुआ है। जैसे ही बटन को प्रेस किया जाएगा कैमरा के, तो ये शटर कुछ फ्रैक्शन के लिए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा यहाँ से, और ये वाली जो फिल्म है ये एक्सपोज हो जाएगी लाइट के। तो इस शटर को आप हटा दो, तो यहाँ से क्या होगा कि लाइट रेज फर्दर ट्रैवल करेंगी और ट्रैवल करते करते इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी और यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। और लेंस को अभी फ़िलहाल हमने ऐसे रखा हुआ है कि जो ये लाइट रेज इंटरसेक्ट करें वो इसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर करें, तो हमें जो वो क्लियर इमेज मिले। तो यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेंगी तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगी, इस पॉइंट की जो इमेज है वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगी, और इस तरह से फिल्म के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म होती है। तो ये बेसिकली वर्किंग है हमारे पास कैमरा की।
और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मज़ीद है जिन्हें समझना ह्यूमन आई के ऊपर जाने से पहले जो वो लाजमी है, क्योंकि उसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट जो वो आ रहे होते हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं और इस कैमरे से रिलेटेड भी हैं। वो सबसे आखिर वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा कि जो इमेज को क्लियर करने के लिए हम लोग लेंस को आगे पीछे करते हैं, उससे क्या मुराद है। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर यहाँ पे इसका फोकस होगा, ये इसका 2f है, ये यहाँ पे भी इसका फोकस और 2f है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस से, ये आपको पता होगा। अगर आपने लेंसेज वाला जो टॉपिक है पूरा जो है वो कवर किया है पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर, जो है वो जो हमने डिस्कस की थी, उसके अंदर ये देखा था कि इमेज फॉर्मेशन जो होती है कॉन्वेक्स लेंस से, उसके अंदर 6 केसेस होते हैं। ये वाला जो केस है उनमें से एक केस है कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान पड़ा हो तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करो कि एक स्क्रीन लगी हुई है, या फिर इसको फिल्म भी बोल सकते हो आप, फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हो। ये हमने स्क्रीन लगाई हुई है या फिर फिल्म लगाई हुई है। तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान पड़ा होता है तो इसकी इमेज बियॉन्ड 2f बनती है, 2f से पीछे कहीं पर जाके बनती है। तो देखते हैं, यहाँ से फ़र्ज़ करो कि एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस कॉन्वेक्स लेंस को जाके इसने हिट किया, स्ट्राइक हुई इससे, तो इसके साथ क्या होगा कि ये फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी और इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक और रे चाहिए होती है हमें इमेज फॉर्म करवाने के लिए, और वो तीसरे वाला रूल हमने देखा था कि एक लाइट रे गई ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और वो सीधी सीधी जाके बग़ैर किसी डिफ्लेक्शन के, बग़ैर किसी रिफ्रैक्शन के जो वो सीधी सीधी पास हो जाएगी इसी तरह से। और ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसकी जो इमेज बनेगी इस पॉइंट की, जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लेट किया है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी कुछ इस तरह से। मतलब अगर पूरी इमेज बनाए तो वो इस तरह से बनेगी और इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो स्क्रीन थी, अब यही चीज़ जो है वो आप कैमरे के अंदर डिस्कस करो, जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ था कि हमारे पास क्लियर इमेज लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर हम लेंस को आगे पीछे मूव करते हैं। तो इस केस के अंदर वो जो हमने पीछे जो केस पढ़ा उसके अंदर लेंस को हमने ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि जो इमेज थी हमारी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बन रही थी। लेकिन अगर सेटिंग आउट हो या फिर आप डायरेक्ट कैमरा उठाएं और उसको खोलें तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज बन रही होती है वो ब्लर होती है। फिर हम लोग जो लेंस को आगे पीछे करते हैं तो हमें क्लियर इमेज किसी पॉइंट के ऊपर जो मिलती है। डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है या फिर नज़दीक पड़ा हुआ है, उस हिसाब से फिर आप लेंस को आगे पीछे करते हो। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है इस कॉन्वेक्स लेंस से, वो पीछे फॉर्म हो रही है, इस फिल्म के, इस स्क्रीन के पीछे कहीं पे फॉर्म हो रही है। तो होगा क्या कि आपको जो इमेज मिलेगी उस कैमरा के अंदर वो ब्लर होगी इस केस के अंदर। अब इसको सही करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका वही जो हमने पीछे पढ़ा, पहला तरीका क्या कि आप इस लेंस को आगे पीछे मूव करो। इस केस के अंदर हम लोग इसको आगे मूव करेंगे। जब लेंस आगे मूव होगा तो इसका ये फोकस और 2f जो है, f और 2f जो है, ये भी सारे के सारा आगे मूव होगा और जो इमेज यहाँ पे बन रही होगी ये भी आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जाएगी जैसे जैसे आप इस लेंस को आगे करते जाओगे। तो जैसे ही ये लेंस आगे होगा ये इमेज खुद ब खुद स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी और आपको एक क्लियर इमेज जो है वो मिलेगी। अब यही वाला जो केस है, अब फर्ज करो कि जो इमेज है दूसरे केस के अंदर वो जो है वो यहाँ पे बन रही है, कहीं पे जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे किया लेंस, या फिर इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही है। इस केस के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इस लेंस को जो है वो आगे करते हैं, मतलब इनवर्ट करते हैं, अंदर की तरफ करते हैं, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाती है। तो ये आपके पास पहला केस है कि जिसके अंदर आप लोग इस लेंस को आगे पीछे करके इमेज को क्लियर करवा सकते हो, क्योंकि स्क्रीन हमारे पास कैमरे के अंदर फिक्स होती है तो स्क्रीन आगे पीछे नहीं हो सकती। लेंस हो सकता है, हमारे पास मैकेनिकल माउंट होते हैं जिनके ज़रिए से लेंस आगे पीछे जा रहा होता है। तो अगर इमेज आगे बन रही है तो हम लेंस को पीछे करेंगे स्क्रीन के ऊपर लेके आने के लिए, और अगर हमारे पास जो इमेज है वो स्क्रीन से पीछे बन रही है तो हम लेंस को बाहर की तरफ जो यूँ निकालते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और यही तरीका तकरीबन तमाम कैमरास के अंदर होता है। आप मैनुअली भी कर सकते हो इसको, मैनुअली भी मतलब हम खुद से जो है वो आगे पीछे करते हैं, या फिर ऑटोमेटिक पे अगर लगाते हैं तो उसके अंदर भी यही केस हो रहा होता है कि वो कैमरा खुद ब खुद लेंस को आगे पीछे करके एक ऐसी पोजीशन जो है वो अटेन करता है कि हमारे पास इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही होती है। ये एक तरीका है जो तमाम के तमाम कैमरास के अंदर जो है वो होता है, तकरीबन तमाम कैमरास के अंदर होता है।
एक और तरीका जो यहाँ पे हो सकता है कि इस इमेज को हम लोग पीछे लेके आ जाएं, वो हमारे पास क्या है, उसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो कि हमारे पास आई के अंदर होता है, और आई के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जो लेंस है वो जितना ज़्यादा हमारे पास थिन होगा, जितना ज़्यादा पतला होगा, उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो आपके पास उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा आपके पास लेंस थिन होगा, पतला होगा, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आपके पास उतनी ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास इतना ही लेंस है या फिर इसकी जो थिकनेस है वो अगर आप लोग बढ़ा दो, या फिर ये वाला आप जो है वो लेंस ले आओ जो कि मोटा है, थिक है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपके पास थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो क्या होगा कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। बस ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस थिन है, पतला है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, और अगर जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है वो थिक है, मोटा है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास कम हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये रिफ्रैक्शन का, कि मतलब इसके अंदर काफ़ी कम लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल है वो थोड़ा सा कम है, और इसके अंदर अगर देखें तो लाइट रे को काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा, या फिर ये जो है ये लाइट रे को काफ़ी ज़्यादा बेंड कर देता है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास कम हो जाती है। तो अगर यही वाला केस हो तो हम इमेज को स्क्रीन के ऊपर इस तरह से भी फॉर्म करवा सकते हैं कि हम ये जो यहाँ पे हमने थिन वाला लेंस लगाया हुआ है, आप इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो, और यही वाली अगर पोजीशन हो आपके पास, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे ही पड़ा हुआ हो और स्क्रीन जो है वो भी आपके पास यहीं पे ही लगी हुई हो, तो इस इमेज को हम लोग पीछे लेके जा सकते हैं लेंस को चेंज करके, कि ये आपके पास थिन वाला लेंस है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मोटे वाला लेंस लगा दो, थिक वाला लेंस लगा दो, और उससे क्या होगा कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है लेंस की वो कम हो जाएगी। और फोकल लेंथ कम होने से क्या होगा, फर्ज करो कि इसकी जो फोकल लेंथ थी वो इतनी थी, अब जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, फोकल लेंथ इतनी हो गई, और आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो ये पड़ा हुआ है और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपके पास जो है वो 2f का भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इतना ही आपके पास 2f यहाँ पे होगा। अब क्या हुआ कि फोकस जो था वो हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया, तो फोकस पीछे होगा तो जो ये लाइट रे यहाँ से पास हो रही थी अब वो यहाँ से पास होगी और थोड़ा सा पीछे आ जाएगी। तो यहाँ पे करके देखते हैं कि ये हमारे पास लाइट रे गई, ये इसका f है और यहाँ से भी इसका f है, इसके साथ क्या होगा, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगी और फोकस से इस तरह से पास हो जाएगी। फिर दूसरी रे जो है वो यहाँ से होगी और जाके इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और इमेज हमें जो है वो स्क्रीन के ऊपर या फिर फिल्म के ऊपर जो है मिल जाएगी, फिल्म के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर या फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिल जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है कि आप लेंस को चेंज कर दो, यानी कि अगर आपके पास थिन लेंस है तो आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और इमेज पीछे बन रही होगी, तो आप क्या करो कि लेंस को चेंज कर दो, मोटे वाला लाके लगा दो, थिक वाला लगा दो, इसकी फोकल लेंथ जो वो कम होगी, और क्या होगा कि आपके पास रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज यहाँ पे बन रही थी वो अब पीछे हो जाएगी, क्योंकि फोकस पीछे हो गया है, तो ये जो रिफ्रैक्शन है ये थोड़ी सी पीछे से होगी इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इमेज मिल जाएगी आपको। और अगर आपके पास जो है वो फर्ज करो कि जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है कहीं पे, या फिर स्क्रीन पीछे है और आपके पास जो इमेज बन रही है वो आगे बन रही है, स्क्रीन कहीं पे यहाँ पे है और आपके पास जो इमेज है वो स्क्रीन से पहले बन रही है, तो इसके अंदर भी जो है वो ब्लर नज़र आएगी आपको, इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर जो है फॉर्म करवानी होगी। तो फिर आप दोबारा से ये वाला लेंस लगा दो या फिर पतले वाला लेंस लगा दो जिसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो, तो क्या होगा कि इमेज आपके पास इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। मतलब यही वाला लेंस जो है वो आप दोबारा से यहाँ पे लगा दो। इस बार हमने क्या किया कि स्क्रीन जो है वो पीछे थी आपकी, या फिर ये वाला केस हो कि आपके पास जो इमेज है वो स्क्रीन से पीछे बन रही हो, तो जो लेंस आप लगाओगे वो आपके पास कौन सा वाला होगा, पतले वाला, कि जिसकी फोकल लेंथ जो बड़ी हो, तो इमेज खुद ब खुद पीछे चली जाएगी। ये वाला केस कैमरास के अंदर नहीं होता, क्योंकि कौन बार बार जो है वो लेंसेज को चेंज करता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये केस खुद ब खुद आई के अंदर होता है, ह्यूमन आई के अंदर होता है, और इस कॉन्सेप्ट को एकोमोडेशन बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, कि हमारे पास जो आई का लेंस होता है, आई के अंदर बेसिकली एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जो काम कर रहा होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। ये खुद ब खुद मोटा और पतला हो रहा होता है, पतला और मोटा हो रहा होता है,
और इसकी फोकल लेंथ जो चेंज हो रही होती है। अगर हम लोग दूर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो इसकी जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो कुछ और होती है। जैसे ही नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है, यानी कि इसका साइज जो है वो पतला और लंबा, पतला और लंबा हो रहा होता है। इसको एकोमोडेशन बोलते हैं या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं कि खुद ब खुद फोकल लेंथ को जो है वो एडजस्ट करना। तो ये वाला केस आपने याद रखना है कि अगर पतला हो गया हमारे पास लेंस तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी और जो इमेज है हमारे पास वो पीछे फॉर्म होगी। और अगर आपके पास जो है वो मोटे वाला लेंस यहाँ पे लगा दिया है, थिक वाला लगा दिया, तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और इमेज जो पीछे फॉर्म होगी। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आई के अंदर आने वाला है। तो बस फिर बढ़ते हैं आई की तरफ और इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और फिर इसकी वर्किंग को देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। जी, तो ये हमारे पास ह्यूमन आई है और इसकी प्रॉपर वर्डिंग आपको बुक से या फिर गाइड बुक से या फिर किसी भी नोट से जो मिल जाएगी। हमने सिर्फ यहाँ पे इसको समराइज़ किया हुआ है, यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या क्या है और वो किस तरह से वर्क करते हैं। हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो समझने के लिए आप इन्हें उतार सकते हो। लेकिन अगर आपने बोर्ड के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर लिखना है तो प्रॉपर वर्डिंग जो है वो आपको नोट्स वगैरह से मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन आई की बात करें तो ये हमारे पास नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी जो शेप होती है वो एक बॉल की तरह की होती है। एक बॉल की तरह की इसकी शेप होती है विद स्लाइट बल्ज एट द फ्रंट के ऊपर होती तो ये सारी की सारी बॉल है, लेकिन इसके फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा बल्ज होता है, यानी कि बाहर की तरफ जो निकली हुई होती है। और इसके डिफरेंट किस्म के जो है वो पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन और फिर यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी लेवल कर देंगे कि वो कहाँ कहाँ है और उनका वर्क क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास आई बॉल है, जो पूरी की पूरी हमारे पास है, ये आई बॉल है। इट्स नियरली स्फेरिकल। जो हमारे पास ये आई बॉल होती है ये तकरीबन स्फेरिकल होती है इन शेप। स्फेरिकल का मतलब कि ये एक फुटबॉल की तरह, यानी कि 3 डायमेंशन के अंदर अगर हम लोग सर्कल को देखें तो वो एक स्फेयर बनता है और स्फेयर को हमने पहले भी कई दफ़ा जो है वो डिस्कस किया हुआ। तो इसकी जो हमारे पास शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, गोल होती है। और इसका जो डायमीटर होता है नॉर्मल आई का वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ये हमारे पास स्फेयर है, फ़र्ज़ करो, मतलब पूरे का पूरा यूँ बॉल की तरह। और इसका जो डायमीटर होता है हमारे पास नॉर्मल आई का वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर तक होता है और थोड़ा सा जो है यहाँ से ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हुई भी होती है फ्रंट से। कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। इसके अब हमारे पास बहुत सारे जो है वो पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का जो है वो आपके पास काफ़ी तरह फंक्शन है। मेनली जो इसकी हमारे पास लेयर्स हैं वो इन्होंने 3 लेयर्स बनाई हुई हैं, एक स्केलरा, एक आपके पास कोरोइड और एक जो है वो आपके पास रेटिना। ये जो सबसे पहले अगर स्केलरा की बात करें तो ये आपके पास प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है आपके पास ये स्केलरा कहलाती है, ये वाली पूरी की पूरी यहाँ तक जो है ये आपके पास पूरी की पूरी स्केलरा है। अगर ये सबसे आखिरी वाली जो है वो आप लोग लेयर को देखें तो ये आपके पास स्केलरा है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्टिव आउटमोस्ट लेयर होती है, फिर ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये हमारी आई बॉल को या फिर आई को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके बाद जो चीज़ है वो हमारे पास कॉर्निया है और इसी स्केलरा का जो फ्रंट पार्ट होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर ऑफ स्केलरा विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट, ये इसका फंक्शन है, रिफ्रैक्ट्स द लाइट इसका फंक्शन है कॉर्निया का। और अगर इसको लेवल करें तो वो ये जो फ्रंट पार्ट होता है स्केलरा का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कॉर्निया कहलाता है। और बेसिकली ये भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है किस किस चीज़ को, हमारे आइरिस को और प्यूपिल को। आइरिस और प्यूपिल को ये जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास रिफ्रैक्ट करना होता है लाइट को, कि ये लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट करती है जब लाइट हमारे पास इंटर होती है आँख के अंदर। इसके बाद सिलेरी बॉडी है और इस सिलेरी बॉडी के अंदर हमारे पास सिलेरी मसल्स होते हैं जो कि लेंस के साथ अटैच होते हैं, सिलेरी मसल्स। और इनका फंक्शन, इनका काम क्या होता है कि चेंजेस द शेप ऑफ लेंस टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। ये लेंस की शेप को चेंज करते हैं, मोटा और पतला। जो हमने पीछे जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हमारे पास इमेज स्क्रीन से आगे या पीछे फॉर्म हो रही हो तो जो लेंस की शेप है, दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि लेंस की अगर शेप को हम लोग चेंज करें, मोटे वाला लगाएं तो जो हमारे पास इमेज है वो पीछे फॉर्म हो जाती है और अगर पतले वाला लगाएं तो जो हमारे पास इमेज है वो पीछे फॉर्म हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का केस होता है कि हमारे पास जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही होती है हमारी आई की, बेसिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे ये जो रेटिना ये हमारे पास स्क्रीन होती है आई की, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भी।
तो जब भी हमारे पास जो इमेज है वो रेटिना से आगे या पीछे फॉर्म हो रही होती है, तो ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये एलोंगेट कर देते हैं इस हमारे पास लेंस को, या फिर इसकी शेप जो वो चेंज कर देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, या फिर करीब वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। उस हिसाब से ये जो है ये हमारे पास इस लेंस की शेप को चेंज कर देते हैं। और वो हम लोग कुछ देर बाद जो देखेंगे भी कि अगर इमेज पीछे बन रही होती है, या फिर अगर हम लोग फार ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो लेंस की जो शेप है वो किस तरह से होती है, और अगर डायरेक्ट नज़दीक वाला देखते हैं तो फिर लेंस की शेप किस तरह से चेंज होती है, फिर ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास शेप को चेंज करता है, चेंजेस द शेप ऑफ लेंस, शेप ऑफ लेंस को चेंज करता है। ये हमारे पास सिलेरी बॉडी का या फिर सिलेरी मसल्स का जो है वो काम होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी लेयर आती है जो कि आपके पास कोरॉइड है, और कोरॉइड जो है ये आपके पास सेकंड लेयर है। ये वाली जो आपके पास लेयर है ये सेकंड वाली, ये आपके पास कोरॉइड है, और बेसिकली ये वैस्कुलर लेयर ऑफ द आई होती है। और इसका काम क्या होता है, वैस्कुलर लेयर का मतलब कि इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स और जो दूसरी आर्टरीज वगैरह होती हैं वो होती हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं और इनके पास जो है वो काफ़ी सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आई की जो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो इसके हिस्से हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है वो ये वाली लेयर होती है, कोरॉइड। फिर इसके बाद हमारे पास आइरिस है, और आइरिस हमारे पास क्या चीज़ होती है, बेसिकली जो हमने कैमरा के अंदर डायफ्राम पढ़ा, यहाँ पे जो डायफ्राम का काम कर रही होती है वो आइरिस कर रही होती है। आइरिस ये हमारे पास कहीं पे बना हुआ ये रहा, ये हमारे पास जो है वो आइरिस है। और अगर इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास फ्रंट व्यू से देखें, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, और ये इसका साइड व्यू है, साइड व्यू है। और फ्रंट व्यू में अगर देखें तो ये हमारे पास आइरिस है, या फिर ऊपर जो लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे लगा दो कि ये हमारे पास आइरिस है। और इसका काम क्या होता है कि ये पढ़ते हैं इसको कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। यहाँ पे एक चीज़ जो है ये प्यूपिल भी है, और प्यूपिल को अगर बनाए तो वो ये रहा, ये हमारे पास जो प्यूपिल है। और फ्रंट व्यू के अंदर जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है प्यूपिल, ब्लैक कलर का जो हमारे पास ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है इसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। और इन दोनों का काम जो है वो डायफ्राम और अपर्चर की तरह का है। कैमरा के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारे पास लेंस से आगे जो है यहाँ पे लाइट रे जाती है यूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक डायफ्राम और अपर्चर होता है। इस इंटरिंग को जो है वो हम लोगों ने अपर्चर बोला था, और ये जो थी चीज़ हमारे पास ये डायफ्राम थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आइरिस है वो डायफ्राम का काम कर रहा है, और जो ये ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग अपर्चर जिसको हमने बोला था, वो आपके पास प्यूपिल काम कर रहा होता है। प्यूपिल क्या होता है, बेसिकली ये ओपनिंग होती है, यहाँ से लाइट जो है वो इंटर होती है हमारी आँख के जो लाइट इंटर होती है, आँख से जो लाइट इंटर होती है वो इस प्यूपिल से होती है। और ये जो आइरिस होता है ये बेसिकली डायफ्राम का काम कर रहा होता है, यानी कि कंट्रोल कर रहा होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आँख के अंदर जानी है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हमारे पास या बहुत ज़्यादा लाइट अगर कहीं किसी जगह पे हो, जैसे कि आप सनलाइट के अंदर चले जाएं या आप डायरेक्ट सूरज को देखें, तो क्या होता है कि ये आइरिस बहुत ज़्यादा छोटा कर देता है साइज़ इस प्यूपिल का। ये इसके साइज़ को जो वो कंट्रोल कर रहा होता है प्यूपिल के, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके साइज़ को छोटा कर देता है और काफ़ी कम अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आँख के अंदर जा रही होती है, ताकि जो आपके इंटरनल पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। तो और जब आप काफ़ी ज़्यादा कम अंधेरे के अंदर होते हो या फिर लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो ये आइरिस जो है ये बेसिकली मसल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इसको जो कंट्रोल करवा रही होती हैं। तो ये इसका साइज़ जो बढ़ जाता है, और ये हमारे पास प्यूपिल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा खोल देता है, और काफ़ी इनफ अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आँख के अंदर जा रही होती है अंधेरे के अंदर या फिर कम रोशनी के अंदर। तो इस वजह से या फिर इसका जो काम होता है वो ये होता है कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। अगर तेज़ लाइट होगी तो ये इसका साइज़ जो काफ़ी ज़्यादा कम, ये प्यूपिल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, और हमारे पास जो अगर कम रोशनी हुई तो ये प्यूपिल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, ताकि लाइट जो है वो हमारी आंखों के अंदर जाए और हमें जो इमेज है वो काफ़ी क्लियर नज़र आए। तो ये वाला जो प्यूपिल है ये बेसिकली इंटरिंग है, यहाँ से लाइट जो वो इंटर होती है, यहाँ से लाइट जो वो इंटर होती है आँख के अंदर। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। ये आइरिस था और इसका काम था कि ये प्यूपिल के साइज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लेंस है। इस प्यूपिल के बिल्कुल साथ, बिल्कुल बाद जो हमारे पास लेंस आता है,
और लेंस हमारे पास क्या होता है बिहाइंड द आइरिस, इस आइरिस और प्यूपिल के बिल्कुल पीछे जो वो हमारे पास एक जेली टाइप का कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक मतलब ये इस तरह का लेंस होता है कि सॉफ्ट होता है काफ़ी, और ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बात आपने नोट करनी है, शायद एमसीक्यूज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो। तो जेली लाइक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है आइरिस के बिल्कुल पीछे, आइरिस और प्यूपिल के बिल्कुल पीछे, और इसका काम क्या होता है कि ये रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, ये लाइट रे को, जो भी लाइट रे इस तक पहुंचती है फिर ये इसको जो वो रिफ्रैक्ट करता है, और रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या करता है कि ये फोकस करता है लाइट को रेटिना के ऊपर या फिर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर हमें जो है वो नज़र आ रही होती है हमारी इमेज। रिफ्रैक्ट द लाइट एंड फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पोजिशन बाय चेंजिंग इट्स शेप। ये जो लेंस है ये बेसिकली सिलियरी मसल्स की मदद से अपनी शेप को चेंज भी करता रहता है, पतला और मोटा भी करता रहता है। कि अगर आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो इसके जो हमारे पास शेप होगी वो कुछ और होगी, क्योंकि जो दूर से हमारे पास रेज आ रही होती है बेसिकली वो पैरेलल होती हैं, और इसके फोकस के ऊपर जो इमेज बन रही होती है, हमने देखा कि अगर इन्फिनिटी से फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के अंदर हमने देखा था कि अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हो तो वो तकरीबन पैरेलल होती हैं, और उनकी जो इमेज फॉर्म हो रही होती है वो फोकस के ऊपर होती है। तो अगर हमारे पास हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, तो इसकी जो इमेज है वो आपके पास फोकस के ऊपर बनेगी, तो इसको फोकस जो बिल्कुल रेटिना के ऊपर रखना पड़ेगा अपना। और फिर अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट को हटा के डायरेक्ट करीब के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, तो जो इमेज है वो फोकस से पीछे या फिर आगे जो है वो फॉर्म होगी, वो हम लोग देखेंगे अभी कुछ देर बाद। तो क्या करना होता है कि इसको जो है अपना शेप जो है चेंज करनी होती है, इसको थिक करनी होती है, यानी कि फोकल लेंथ को करीब लेके आना होता है या फिर पीछे लेके आना होता है, ताकि जो इमेज है वो हमारे पास रेटिना के ऊपर जो फॉर्म हो जाए। कुछ देर बाद हम इसको देखेंगे भी, और इसी बेसिकली इस काम को हम लोग एकोमोडेशन भी बोलते हैं। एकोमोडेशन इसी चीज़ का नाम है कि शेप को चेंज करना। एकोमोडेशन कि खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के वो दूर पड़ा हुआ है या फिर नज़दीक है, जो हमारे पास लेंस है ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी जो इसकी शेप है इसको चेंज कर देता है। इस चीज़ को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो उसके अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, और इसको बेसिकली हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जो है वो डायग्राम के जरिए से जो समझेंगे भी इस एकोमोडेशन को। तो ये हमारे पास लेंस होता है, यहाँ पे इसको लेबल भी कर दो कि ये आपके पास लेंस है। इसके बाद जो चीज़ होती है वो हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है, और ये मेंटेन करता है प्रेशर, शेप एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। ये जो आगे वाला हिस्सा है हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, इसके बीच में दरमियान में जो आपके पास एक लिक्विड टाइप की चीज़ मौजूद होती है जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर, और इस लिक्विड का, इस फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये शेप को मेंटेन रखता है या फिर प्रेशर को मेंटेन रखता है, कि अंदर जो आपके पास ये आइरिस वगैरह और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इस वाले पार्ट के अंदर, ये इनकी शेप बरकरार रहे और प्रेशर जो है इनके ऊपर लगातार जो है वो लगता रहे, यानी कि इनकी शेप जो है वो मेंटेन रहे, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स को। तो ये एक्वस ह्यूमर था। इसके बाद हमारे पास विट्रस ह्यूमर होता है जो कि इस वाले पार्ट के अंदर होता है। विट्रस ह्यूमर जो कि लेंस के पिछले वाले पार्ट के अंदर होता है, और ये भी बेसिकली एक फ्लूइड होता है, और इसका काम भी क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है लेंस को, कि लेंस अपनी पोजीशन के अंदर जो है वो रुका रहे, यानी कि इसको फिक्स तो नहीं किया होता किसी ने। यही जो हमारे पास लिक्विड होता है यही इसको जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, या फिर इसकी शेप को, या फिर इसको जो है यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ होता है, ये अपनी शेप के अंदर जो बरकरार रखता है उसको, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। और ये जो हमारे पास आई बॉल है इसकी शेप भी जो मेंटेन रहती है वो इसी विट्रस ह्यूमर यानी कि इस लिक्विड की या फिर इस फ्लूइड की मदद से जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये दो किस्म के फ्लूइड है, एक एक्वस ह्यूमर जो लेंस से इस तरफ आइरिस प्यूपिल वगैरह की साइड के ऊपर होता है, कॉर्निया वाली साइड के ऊपर होता है, और एक विट्रस ह्यूमर होता है जो लेंस के पीछे वाली साइड के ऊपर होता है, जो यहाँ पे मतलब लेंस से पीछे जितने भी पार्ट्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं या फिर पूरी की पूरी जो आपके पास आई बॉल है उसकी शेप को जो है वो बरकरार रखता है, और आपके पास जो ये लेंस है इसकी सपोर्ट इसको जो है सपोर्ट करता है इसकी शेप को बरकरार रखने के लिए। इसके बाद सबसे आखिरी या फिर आखिरी वाली से पहली सेकंड लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो रेटिना है, और इनर मोस्ट लेयर, ये जो आपके पास इनर मोस्ट लेयर है ये वाली, इससे हम रेटिना बोलते हैं। और ये जो रेटिना है बेसिकली ये स्क्रीन ऑफ द आई है। फिल्म बोल लो आप, इसे फोटोग्राफिक प्लेट बोल लो, या फिर इसे जो है वो आप स्क्रीन बोल लो।
ये हमारे पास आई की स्क्रीन होती है, इस वाली लेयर के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही होती है। जो भी यहाँ से लाइट रे आती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इमेज फॉर्म होती है वो इस रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। आपने काफ़ी बार जो इसका नाम सुना होगा कि रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म नहीं हो रही, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हुई है। तो ये जो रेटिना है आपके पास बेसिकली स्क्रीन है इस हमारे पास आई की, तो इसी के ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म होती है। इसके बाद सबसे आखिरी जो चीज़ है वो आपके पास ऑप्टिक नर्व है, जो कि ये रही ऑप्टिक नर्व। और इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करती है विजुअल इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। अब यहाँ पे जब आपके पास इमेज फॉर्म हो गई तो इमेज जो फॉर्म हुई है इसकी विजुअल इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करती है, जो लेके जाती है ब्रेन तक, हमारे पास वो ये ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व से जो है वो सिग्नल्स जाते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास जितने भी विजुअल सिग्नल्स हैं, जो इमेज फॉर्म हुई है, इसके जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन तक जो लेके जाती है चीज़, वो ऑप्टिक नर्व होती है। और फिर ब्रेन के ऊपर जो है वो ब्रेन जो है वो इसे इंटरप्रेट करके आपको इमेज बना के दिखा देता है कि ये वाली जो यहाँ पे इमेज बनी है वो हमारी ब्रेन जो है वो उसको इंटरप्रेट करके दिखा रहा होता है हमें। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है सारे के सारे पार्ट्स थे, और हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर था और उसके फंक्शन थे, जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े हमारे पास आई के अंदर। अब एक चीज़ जो है वो ये एकोमोडेशन की रह गई है, इसे हम लोग जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ से मिटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे एकोमोडेशन को जो है समझते हैं कि एकोमोडेशन कैसे होती है, या फिर जो हमारे पास शेप चेंज हो रही होती है इस लेंस की, वो किस तरह से चेंज हो रही होती है। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास दूर इन्फिनिटी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम उसे जो है वो देख रहे हैं। तो फ़र्ज़ करो कि ये वाला जो लेंस है ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये जो है हमारे पास रेटिना है, यानी कि स्क्रीन है। और इस केस के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि हम काफ़ी दूर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है ये हमें पता है। जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जो सबसे पहला केस था वो यही वाला था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हो तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही होती है। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकस यहाँ पे, और ये जो है इसका 2f है, और यहाँ पे जो है इसका फोकस बिल्कुल रेटिना के ऊपर आया हुआ है। यानी कि इस वक्त इस कॉन्वेक्स लेंस की जो शेप है वो इस तरह की है कि जो इसका फोकस है वो रेटिना है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे फिर इसका जो है वो 2f होगा। और एक और चीज़ जो उसी वीडियो के अंदर हमने देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो तो उससे जो लाइट रेज ट्रैवल करती हुई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस तक आती है वो पैरेलल हो जाती है, यानी कि पैरेलल होके आ रही होती है। तो फ़र्ज़ करो कि एक रे जो आई वो यूँ आई और एक रे जो है वो यूँ आई, दोनों पैरेलल जो है वो रेज है जो इन्फिनिटी से आ रही है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन इनके साथ क्या होगा, हमें पता है कि ये चूँकि दोनों की दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं तो ये फोकस से पास होंगी यहाँ से और यहाँ से, और ये इन दोनों की इंटरसेक्शन है। यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है उसकी इस पॉइंट के ऊपर फॉर्म होगी, बिल्कुल रेटिना के ऊपर। और इस केस के अंदर जो हमें इमेज नज़र आएगी उस ऑब्जेक्ट की जो काफ़ी दूर पड़ा हुआ है बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। कैसे कि जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है। और हमने पीछे जो है वो चीज़ देखी जब हम लोग कैमरे वाले को पढ़ रहे थे, कैमरा के जो कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे कि अगर इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती है तो बिल्कुल क्लियर जो है वो इमेज हमें नज़र आती है। तो यहाँ पे हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर इमेज इस वक्त नज़र आ रही है। अब फ़र्ज़ करो कि इन्फिनिटी के बजाय आप करीब के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मतलब पहले इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे थे वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी, अब डायरेक्ट आप जो है वो इस करीब वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी चीज़ें वही हैं, ये जो हमारे पास शेप है इसकी अभी फ़िलहाल यही है, इसका जो फोकस है वो रेटिना के ऊपर ही फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये इसका फोकस है, यहाँ पे इसका फोकस है, ये इसका 2f है, और सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी के बजाय काफ़ी दूर के बजाय करीब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ करो कि अब इस केस के अंदर यहाँ पे आ गया, इस वाले ऑब्जेक्ट को आप देखो, मतलब पहले इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और अचानक से इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो तो क्या होगा अगर इसकी शेप चेंज ना हो। तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। तो करके देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक रे जाएगी, इसको जो है वो थोड़ा दरमियान में बनाते हैं, बिल्कुल इसकी तरह कही कि यहाँ पे इसकी शेप जो है वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे इसकी थी। तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ से जो है वो इसकी एक रे गई पैरेलल, यानी कि इसकी हम लोग जो है वो इमेज फॉर्म करवा रहे हैं
किस तरह से फॉर्म होगी कि एक रे गई इससे टकराई, क्योंकि ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस की, ये फोकस से पास हो जाएगी, यूँ फोकस से पास हो जाएगी, और एक रे जो है वो आपके पास जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो जाके जो है वो यहाँ पे मीटअप होगी, या फिर थोड़ा सा जो है वो पीछे मीटअप होगी, इस तरह से यहाँ पे मीटअप हो रही है। तो जो इमेज बनेगी इस वाले ऑब्जेक्ट की, या फिर इस पॉइंट की जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद है, वो कहाँ पे बनेगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पीछे बन रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका शेप जो है वो हमारे पास लेंस का सेम एज इट इज़ रहा, तो जो हमें इमेज नज़र आएगी वो ब्लर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही, वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही, यानी कि स्क्रीन के ऊपर फोकस नहीं हो रही। तो अगर इमेज स्क्रीन के ऊपर फोकस नहीं हो रही तो हमें ब्लर नज़र आएगी। तो आई के अंदर क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे देखा था कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक जो है वो आपके पास कैमरास के अंदर होता है कि आप लेंस को आगे पीछे करते हो इमेज को फोकस करवाने के लिए, और एक जो दूसरे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आई के अंदर वही वाला कॉन्सेप्ट हो रहा होता है जिसे हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। इसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या कि ये जो हमारे पास लेंस है ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है, और शेप चेंज करने से क्या होता है कि इसका जो फोकस है वो आगे पीछे हो जाता है। मतलब इस इमेज को क्लियर करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके पॉसिबल हैं। एक तो ये कि लेंस को आगे पीछे करो, जो कॉन्सेप्ट जो हमारा कैमरास के अंदर होता है कि लेंस को आगे पीछे करो तो ये हमारे पास इमेज जो है ये रेटिना के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म हो जाएगी, और जो इमेज है वो हमें क्लियर नज़र आएगी। लेकिन ये आई के अंदर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लेंस जो है वो हमारी आँख जो है वो बाहर आ जाए, फिर लेंस जो है वो आँख से बाहर आ जाए और जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आँख के अंदर दूसरे वाला कॉन्सेप्ट हो रहा होता है कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, यानी कि इसके अंदर ये एलोंगेट है, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है। अब अगर इस इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करवाना है तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जो कि हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन के अंदर भी देखा था। इसकी जो जब हम लोग लेंस को पढ़ रहे थे तो लेंस के अंदर हमने इसकी फंक्शन के अंदर देखा था कि ये अपनी शेप को चेंज कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास लेंस है ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा, और शेप को चेंज किस तरह से करेगा कि ये थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा काफ़ी, और मोटा होने से क्या होगा कि इसका जो हमारे पास फोकस है ये करीब हो जाएगा, यानी कि ये कम हो जाएगा। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हमारे पास जो लेंस है वो हमारे पास अगर थिक हो जाता है तो उसका जो फोकस होता है वो कम हो जाता है। तो फ़र्ज़ करो कि सारी चीज़ें हमारे पास यहीं पे ही मौजूद है, यानी कि रेटिना भी हमारा यहीं पे मौजूद है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहीं पे ही पड़ा हुआ है, यहीं पे पड़ा हुआ है। रेटिना भी जो है वो यहीं पे इसी वाले पॉइंट के ऊपर जो मौजूद है। अब क्या किया इस आई ने, जब हमने डायरेक्ट इन्फिनिटी से नज़रें हटाई और करीब के ऑब्जेक्ट को देखा तो क्या हुआ कि इस लेंस ने अपनी शेप चेंज कर ली। पहले एलोंगेट था, यानी कि काफ़ी जो है वो पतला सा था, इसको जो है वो एलोंगेट कर दो थोड़ा सा और, ताकि आपको जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो है हमारे पास लेंस काफ़ी पतला सा था, और यहाँ पे जो है वो आपके पास इसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोटा कर लिया। और मोटा करने से क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, रेटिना सेम उसी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी उसी सेम पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब क्या होगा कि जो इसका फोकस है वो आपके पास कम हो जाएगा, इसका जो फोकस है ये आपके पास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये थिक हो गया है, और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर लेंस थिक हो जाता है तो उसकी जो हमारे पास फोकस होता है उसका वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 2f होगा, और यहाँ पे जो है इसका 2 और साथ में f होगा, यहाँ पे जो इसका 2f होगा। अब फ़र्ज़ करो कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसके साथ क्या होगा कि ये लाइट रे गई और इसके फोकस से पास हुई और इस तरह से जो रिफ्लेक्ट हो गई। एक और लाइट रे गई इस तरह से और जो है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे जाके कहीं पे जो है वो मीटअप हो जाएगी। यहाँ से गई और यहाँ पे जाके जो है ये मीटअप हो गई। तो इसकी जो इमेज है वो आपके पास खुद ब खुद यहाँ से पीछे आके रेटिना के ऊपर जो है वो फॉर्म हो गई, यहाँ से पीछे आई और रेटिना के ऊपर फॉर्म हो गई। अब अगर इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हुई है तो हमें ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है हमारी आंख के अंदर, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दीज सिलरी मसल्स, कि जब हम लोग दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं,
तो ये जो सिलियरी मसल्स है ये क्या करते हैं कि ये इस लेंस को एलोंगेट कर देते हैं, इस लेंस को एलोंगेट कर देते हैं, यानी कि इसको थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। पतला करने से क्या होता है कि जो इसका फोकस होता है वो रेटिना के ऊपर चला जाता है, इसका फोकस रेटिना के ऊपर चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे उनकी जो इमेजेस है वो हमारी रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही होती हैं। फिर जब हम लोग नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, करीब वाले ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो ये जो सिलियरी मसल्स है ये क्या करते हैं कि इसकी शेप को चेंज कर देते हैं और इस तरह से थिक कर देते हैं। और थिक करने से क्या होता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो रेटिना से हट के पीछे आ जाती है, और जो इमेज है वो हमारी रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाती है। और ये पूरे का पूरा प्रोसेस काफ़ी कम टाइम के अंदर हो रहा होता है, यानी कि कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर हो रहा होता है कि ये जो सिलियरी मसल्स हैं इसकी शेप को चेंज कर रहे होते हैं। और इसे आप लोग खुद भी फील कर सकते हो कि आप एक दूर ऑब्जेक्ट को देखो और एक ऑब्जेक्ट जो है वो करीब, यानी कि इस उंगली को जो है वो आप करीब रख लो और एक दूर ऑब्जेक्ट को देखो। तो जब आप लोग दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे तो जो आपका लेंस होगा वो आपके पास इस तरह से पतला हुआ होगा, यानी कि एलोंगेट हुआ होगा। आपके सिलियरी मसल्स क्या करेंगे कि इसको एलोंगेट कर देंगे, और जो इमेज होगी उस दूर वाले ऑब्जेक्ट की वो आपके रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही होगी, यानी कि वो आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पे रखा हुआ है। अब अचानक से आप क्या करो कि वहाँ से नजर हटाओ और डायरेक्ट यहाँ पे देखो। जैसे ही आप वहाँ से नजर हटा के डायरेक्ट यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ थोड़ा सा जो है वो नज़र आएगा कि ये पहले ब्लर है, और मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फोकस होने में। आप डायरेक्ट वहाँ देखो और यहाँ पे नज़रें घुमाओ तो कुछ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे फोकस करने में। तो बेसिकली ये जो थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है इसके अंदर यही हो रहा होता है कि जो हमारा लेंस है ये अपनी शेप को चेंज कर रहा होता है, यानी कि जो इसकी हमारे पास इमेज है इसे फोकस करवा रहा होता है आपके पास रेटिना के ऊपर। और ये काफ़ी कम टाइम है, अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी कम टाइम के अंदर हमें पता नहीं लगता। हम वहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को देखते हैं और सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें फोकस हुई भी नज़र आ रही होती है, यानी कि हमारी रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बन रही होती है। तो लगातार जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं ये इसकी शेप को चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की फोकस जो है इसका बना रहे होते हैं। फोकल लेंथ जो है वो बार बार इसकी चेंज हो रही होती है जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं। इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन भी हम लोग ये यहाँ पे लिख लेते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस है शेप चेंज होने का हमारे लेंस की जो आंख के अंदर मौजूद होता है इसे हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। और दो हमारे पास जो है वो डेफिनेशन रह गई हैं, एक पावर ऑफ एकोमोडेशन की और इसके अलावा फार पॉइंट है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो वो भी हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी प्रोसेस को जो हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं उसको भी जी। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें, सबसे पहली पावर ऑफ एकोमोडेशन, दूसरी जो है वो आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और तीसरी और सबसे आखिरी जो आपके पास फार पॉइंट है। पावर ऑफ एकोमोडेशन यही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी पहले हमने जो डिस्कस किया कि द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू फॉर्म क्लियर इमेजेस ऑन रेटिना इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। कि वो एबिलिटी, वो सलाहियत जो हमारी आई के पास होती है, हमारी आंख के पास होती है, कि जिसकी मदद से वो चेंज कर देती है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की फोकल लेंथ को जो है वो चेंज करती है, जिसकी मदद से वो सलाहियत हमारे पास पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैसे चेंज करती है? शेप को चेंज करके, कि अगर थिक कर देगी तो हमारे पास फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और अगर एलोंगेट कर देगी या फिर थिन कर देगी तो जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। तो इस एबिलिटी को, इस सलाहियत को जो है वो हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं कि एकोमोडेशन की पावर। इस कॉन्सेप्ट को हम जो एकोमोडेशन बोलते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो ये लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ जो वो चेंज कर रहा होता है, और इसकी सलाहियत को, इसकी एबिलिटी को जो है हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो रिलेटेड है, इसी ह्यूमन आई से रिलेटेड है, और ये क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये होता क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, कि सबसे कम डिस्टेंस कि जिससे कोई ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नज़र आए, उस डिस्टेंस को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। लीस्ट का मतलब कि सबसे कम, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि जिससे आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नज़र आए। और बच्चों के अंदर, चाइल्ड्स के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ये डिस्टेंस होता है वो 5 सेंटीमीटर तक होता है। और जो नॉर्मल आई होती है हमारे पास, जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल आई का जो ये डिस्टेंस होता है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर होता है। और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है ये कि जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जाती है,
ये जो है ऑल्टर होता जाता है डिस्टेंस। आप लोग खुद भी इसे जो है वो देख सकते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो और इसे आई से जो है वो करीब लाते रहो, लाते रहो, लाते रहो, लाते रहो, ये आपको जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। इस पॉइंट के ऊपर भी क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे जैसे करीब करते जाओगे एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसके बाद अगर आप इसको आगे करोगे तो ये ब्लर हो जाएगा, इसके बाद अगर आप इसको आगे करोगे तो ये ब्लर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जिससे मुझे ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इस डिस्टेंस को मेरी आंख से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। मतलब इसके आगे करोगे तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये ब्लर हो जाएगा, आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। इसके बाद सबसे आखिरी चीज़ जो हमारे पास फार पॉइंट है, और फार का मतलब कि काफ़ी दूर। ये जैसे ये लीस्ट डिस्टेंस था, सबसे करीब वाला डिस्टेंस था, ये जो है ये आपके पास फार वाला डिस्टेंस होगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कि जिसके ऊपर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नज़र आए, उसे हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल आई के लिए बेसिकली ये इन्फिनिटी होता है, यानी कि काफ़ी दूर तक हमारे पास जो नॉर्मल आई होती है वो क्लियरली इमेजेस को देख सकती है। छोटी छोटी नज़र आएंगी लेकिन क्लियर नज़र आएंगी। तो नॉर्मल आई के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये इन्फिनिटी होता है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आई के लिए जो होता है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास ह्यूमन आई से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।